नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमने ऐसी थ्योरी का सेकंड पार्ट करेंगे। तो कल जो लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि आरएमएस मान क्या होगा और एवरेज मान क्या होगा, तो आज हमने उसी से आगे बढ़ेंगे। देखो, अपने पास तरंगें जो होगी वो कई प्रकार की होगी, जिसके अंदर अपने साइन, ट्राइंगुलर, स्क्वायर, प्योर डीसी होगी। इन सब के अपने आरएमएस मान भी देखेंगे, औसत मान भी देखेंगे, फॉर्म फैक्टर भी देखेंगे और पीक फैक्टर भी देखेंगे। इससे पहले आप लोग दो फैक्टर जो है वो देख लेते हैं। अपने एक फैक्टर रहेगा जिसको अपने बोलेंगे पीक फैक्टर, या इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, क्रेस्ट फैक्टर भी इसको बोल सकते हो, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शिखर गुणक। एक तो इसका फार्मूला किस तरीके से याद रखना है। दूसरी बात, अलग अलग तरंगों के ये मान कैसे होंगे इसके बारे में भी हमने देखेंगे। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा अपना फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इसको हिंदी में बोलेंगे रूप गुणक या आकृति गुणक। अब देखो, फॉर्म का जो पीक फैक्टर जो रहेगा, इसकी किन दो चीजों का अनुपात रहेगा। नाम से देखो ऊपर पता चल रहा है शिखर, शिखर मान है, तो इसका मतलब इसको केपी लिखेंगे पहले, और ऊपर आप लोग क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, मतलब शिखर मान लेंगे, और नीचे आरएमएस मान या जो प्रभावी मान होता है उसको लेंगे। तो ये दो चीजों का अनुपात होगा, एक तो शिखर मान होगा, दूसरा कौन सा होगा, आरएमएस मान होगा। इन दो चीजों का ये रेशो होगा। फिर अगर हमने बात करें फॉर्म फैक्टर की, देखो फॉर्म के अंदर आरएम आ रहा है, तो इसका मतलब इसको पहले तो आप लोग याद रखना, इसको कैप से लिखेंगे। दूसरा ऊपर आरएम आ रहा है तो ऊपर आरएमएस मान लिख लेंगे इसको, और नीचे क्या लिखेंगे, एवरेज मान या औसत मान। तो यहाँ से इनको याद रखने में अगर आपको कोई दिक्कत है, इस तरीके से आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। पीक फैक्टर को याद रखना है, शिखर मान है तो ऊपर शिखर आएगा, नीचे आरएमएस आएगा। फॉर्म फैक्टर अगर आपसे कभी पूछे तो आरएम आ रहा है तो इसको आरएमएस इस तरीके से याद रख सकते हो, और नीचे जो वैल्यू आएगी वो एवरेज वैल्यू आएगी। तो यहाँ से अपने पास फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के दो फार्मूले अपने को मिल चुके हैं। अब अपने काम क्या करेंगे, अब जितनी भी जो तरंगे उन सबके आरएमएस मान क्या होंगे, औसत मान क्या होंगे, एवरेज मान क्या होंगे, वो सारे के सारे बढ़ेंगे। अब अपने सभी तरंगों के आरएमएस मान क्या होंगे, एवरेज मान क्या होंगे, फॉर्म फैक्टर क्या होंगे, पीक फैक्टर क्या होंगे, सबके बारे में देखेंगे। साइन वेव का जो एवरेज मान होगा, देखो पूरे वेव के लिए अगर हमने देखे तो जितनी ये पॉजिटिव में चलेगी उतनी नेगेटिव में चलेगी। और ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जितनी ये पॉजिटिव में चलेगी उतनी नेगेटिव में चलेगी। तो इसका एवरेज मान जो होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसलिए काम क्या किया जाता है, इसकी आधी तरंग का क्या किया जाता है, एवरेज मान निकाला जाता है। जो अधिकतम मान अगर Vm होगा, आधा साइकिल कितना होगा, पाई का होगा, और इसको बाद में डबल कर देंगे अपने दो चक्करों के लिए, हाफ साइकिल के लिए, तो 2 Vm बटा में पाई आएगा। और 2 को अगर मैं पाई से डिवाइड करूंगा तो ये 0.637 इंटू क्या आएगा, Vm आएगा। अगर इसका आरएमएस मान निकालें तो आरएमएस मान आपको पता है Vm अपन में क्या आएगा, √2 रहेगा, और इसको मैं 1/√2 को डिवाइड करूंगा तो 0.707 क्या आएगा, Vm आएगा। अब अगर आपको ये दो मान पता है तो आप लोग ये दोनों मान अपने आप निकाल सकते हो। देखो पीक फैक्टर जो होगा वो क्या था, पीक फैक्टर मैंने आपको बताया था शिखर मान बटा में क्या आएगा, अपना आरएमएस मान आएगा। तो शिखर मान कोई भी तरंग होगा उसका Vm लेंगे, वोल्टेज है तो, और उसका आरएमएस मान कितना है, Vm अपन में क्या है, √2 है, यही है, Vm अपन में √2 है। तो ये आरएमएस मान, शिखर मान और आरएमएस मान, यानी कि दो का ये रेशो होगा। ये अगर हमने बात करें तो ये आरएमएस मान और एवरेज मान का क्या होगा, अनुपात होगा। तो यहाँ से अगर देखें ये Vm से Vm कैंसिल होगा, √2 जो डिवाइडेशन में ये यहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो √2 या इसका मान क्या लिख सकते हो आप लोग, √2 की जगह 1.414 भी यहाँ क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर मैं इसका फॉर्म फैक्टर निकालूं तो आरएमएस मान कौन सा, ये ना, तो Vm अपन में क्या करेंगे, √2 करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे किससे, एवरेज मान से, और एवरेज मान कितना है, 2 Vm अपन में क्या पाई है, तो 2 Vm अपन में क्या करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे। अब गणित का रूल क्या कहता है, बाहर वाले आपस में गुणा होंगे, अंदर वाले आपस में गुणा होंगे। तो ये पाई कहाँ चला जाएगा, पाई चला जाएगा ऊपर, पाई Vm के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 और √2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको काट देंगे, तो पाई बटा में 2√2 बचेगा, यानी कि पाई बटा में क्या बचेगा, 2√2। तो इसका जो मान आएगा पाई बटा में 2√2 आएगा, या इसको क्या लिख सकते हो, 1.11। तो इसका जब कैलकुलेशन करके देखें तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 11 आएगा। इसी तरीके से ध्यान रखना, यहाँ इसका मान √2 या 1.414 आएगा। तो ये बात आपको यहाँ से क्या करनी है, याद रखनी है कि साइन वेव का जो मान होगा वो 1, 2, 3 और 4 है। अब आपको ये भी ध्यान रखना, यहाँ पाई 1.11 तो सभी को याद रहेगा, लेकिन पाई बटा में 2√2 इसका जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है वही होती है। अब आपके पास 2 है, इन दोनों के जो मान जो होंगे,
स्क्वायर वेव चलती है तो इस तरीके से होगी, और जो प्योर डीसी होगी वो इस तरीके से चलेगी, और इनका व्यवहार लगभग कैसे में, बस बात यहाँ क्या चेंजिंग आएगी कि जो स्क्वायर वेव होगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, जबकि प्योर डीसी जो होगी वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। इसका मतलब इनके आरएमएस मान, एवरेज मान जो होंगे वो बराबर होंगे। तो प्योर डीसी का जो एवरेज मान, आरएमएस मान या अधिकतम मान ये सभी बराबर होते हैं, यानी कि वीएम बराबर क्या आएगा, वी आरएमएस होगा और वी एवरेज होगा, मतलब इसके तीनों मान बराबर होंगे। आरएमएस मान, एवरेज मान और शिखर मान ये सारे के सारे बराबर होंगे। इसका मतलब इसका जो एवरेज मान होगा वो वीएम के बराबर होगा, आरएमएस मान होगा वो भी वीएम के क्या होगा, बराबर होगा। अब आप लोग इस प्योर डीसी का क्या निकालना चाहते हो, इस फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर निकालना चाहते हो, तो हमने काम क्या करेंगे, ऊपर शिखर मान लेंगे और नीचे कौन सा लेंगे, आरएमएस मान लेंगे, और आरएमएस मान भी क्या है, वीएम, काटाबाटी करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से अगर ये फॉर्म फैक्टर आप लोग निकालते हो तो ऊपर आरएमएस मान आएगा, नीचे कौन सा आएगा, एवरेज मान आएगा। आरएमएस मान कौन सा है, ये रहा, एवरेज मान कौन सा, ये रहा, तो यहाँ भी वीएम से वीएम कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 1। और ये जो मान है ये स्क्वायर वेव के लिए सेम रहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस ऐसी तरंग के जो गुण जो होंगे या किस ऐसी तरंग के आरएमएस और एवरेज मान जो होंगे वो प्योर डीसी के समान होंगे, तो आपका आंसर होगा स्क्वायर। अब इन दोनों के जो मान जो होंगे वो आपस में सेम होंगे, ठीक है। देखो इसका जो आरएमएस मान जो होगा, एवरेज मान जो होगा वो Vm/2 होगा, इसका भी Vm/2 होगा। अब इसका Vm/2 तो इसका जब डिवाइडेशन करेंगे तो Vm 0.5 इंटू क्या आएगा, Vm, इसका भी 0.5 इंटू क्या आएगा, Vm आएगा। अगर इसका आरएमएस मान निकालें तो इसका √2 है तो इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो √3 होगा Vm/√2 3, और 1/√3 जो होगा इसका मान अगर देखें तो 0.57 आएगा, और Vm का Vm आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप लोग इसका पीक फैक्टर निकालना चाहते हो तो ऊपर तो कौन सा मान आएगा, शिखर मान, नीचे कौन सा आएगा, आरएमएस मान आएगा। तो शिखर मान आपके पास Vm है, आरएमएस मान क्या है, Vm/√3 है, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 आएगा। और √3 नहीं दिया आपको, अगर √3 नहीं दिया है तो आप लोग उस √3 का मान क्या देखेंगे तो 1.732 ऐसा भी लिख सकते हो। और यही सेम वैल्यू किसकी आएगी, यही सेम वैल्यू किसकी आएगी, इसकी आएगी, किसकी, 60 की आरी तंत्र की। अगर आप इसका फॉर्म फैक्टर निकाल रहे हो तो आपके पास आरएमएस मान है, आपके पास एवरेज मान है, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। आरएमएस मान कौन सा आपके पास, ये रहा, एवरेज मान कौन सा, ये रहा। तो अपने काम क्या करेंगे, Vm/√3 इसका डिवाइडेशन कर देंगे Vm/2 से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2√3, ठीक है। 2 को √3 से डिवाइडेशन करके देखें तो 1.15 आएगा। इसका मतलब ध्यान रखना कि साइन वेव के आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हो, इन दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम मान, आरएमएस मान, एवरेज मान तीनों बराबर होंगे। फिर क्या याद रखोगे, जो ट्राइंगुलर हो गया और 60 हो गया, इन दोनों की जो वैल्यूज होगी आरएमएस और एवरेज मान बराबर होगी। अगर आपके पास आरएमएस भी और एवरेज मान भी हो तो आप लोग ये 2 फैक्टर भी आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर ले। अब आगे देखो, इसके बाद जो अपना अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा कलांतर, फेज डिफरेंस क्या होगा। अपने पास ऐसी जो सप्लाईज होती है इसके अंदर क्या होगा कि अगर अपने पास रजिस्टिव सर्किट है तो अलग कंडीशन होगी, इंडक्टिव सर्किट होगी तो अलग कंडीशन होगी, इस तरीके से ये चलता है सिस्टम। तो उन सभी के अंदर देखोगे तो कोई ना कोई एक एंगल भी मिलेगा अपने को। तो अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा फेज डिफरेंस, कलांतर। अब एक जी आपके पास क्या इस तरीके से एक वोल्टेज है और ये क्या करंट है, और इन दोनों के बीच में कोई ना क्या है, फेज डिफरेंस है, यानी कि कला का अंतर है। तो दो प्रत्यावर्ती राशियां जो कि वो इन फेज नहीं होती। इन फेज का मतलब क्या होगा, उन दोनों के अंदर अगर देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन में वो नहीं चलती, उनका कुछ ना कुछ व्यवहार आगे पीछे का रहता है। तो यही जो व्यवहार जो होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, कलांतर बोलेंगे। और कलांतर की अगर हमने बात करें, अगर किसी दो फेज राशियां जो अगर किन्हीं राशियों के बीच में कलांतर है 0 डिग्री, ठीक है, अगर उनके बीच में क्या है, कलांतर है, कलांतर को ध्यान रखना फाई से लिखेंगे, और यहाँ उन राशियों को भी बोलेंगे अपने क्या बोलेंगे, और यहाँ उनका सर्किट कैसा होगा। देखो अगर कलांतर है 0 डिग्री, कलांतर 0 डिग्री है तो वो राशियाँ क्या कहलाती है, इन फेज राशियाँ कहलाती है, समान फेज वाली राशियाँ कहलाती है। और आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो दोनों राशियाँ वो आपस में क्या है, फेज में है। तो राशियाँ इस समय क्या बोलेंगे, इन फेज बोलेंगे इनको। और ये जो सर्किट जो होगा ये शुद्ध प्रतिरोधी होगा, या क्या होगा, डीसी सर्किट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना कि कलांतर जो होगा वो क्या
कि अगर कलांतर बोले 0 डिग्री है तो वो कौन सी राशि है, तो इन फेज होगा, या शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर धारा वोल्टेज क्या होती है, तो वो इन फेज होगी। दूसरा देखें, अगर ये आता है 90 डिग्री, ठीक है, कलांतर 90 डिग्री होगा तो इनको बोलेंगे क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर बोलेंगे, ठीक है, क्वाड्रेचर, ठीक है, ये इसको बोलेंगे चतुर्थांश राशियां। आपको ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके से अगर आप लोग इस पूरे पेज को डिवाइडेशन करेंगे तो ऐसे 4 चतुर्थांश बनेंगे, 90-90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। तो इसका मतलब एक जो पार्ट रहेगा इतना इतना, ये 1 चतुर्थांश होगा, ये दूसरा होगा, फिर ये तीसरा होगा, फिर ये चौथा होगा। तो ये 90 डिग्री जो होगा इसको बोलेंगे क्वाड्रेचर राशियाँ। और ये क्वाड्रेचर राशियाँ किस में मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको शुद्ध, ठीक है, शुद्ध या तो इंडक्टिव सर्किट है या शुद्ध क्या है, कैपेसिटिव सर्किट है। इसके अलावा अगर फेज डिफरेंस है 180 डिग्री तो इनको बोलेंगे एंटी फेज राशियाँ, एंटी फेज राशियाँ। और ये राशि की अगर हमने बात करें तो ये जो सप्लाई वोल्टेज होगी और बैक ईएमएफ होगा, इन दोनों के बीच में ये क्या करेगा, रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके बार एक बार आईटीआई का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर ये पूछा गया था कि क्वाड्रेचर राशियाँ जो होती है उनके बीच में कलांतर कितने डिग्री का होगा, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हो कि 90 डिग्री होगा। तो ये बात आपको यहाँ से क्या करनी है, याद रखनी है। अब हमें 3 सर्किट पढ़ेंगे, 3 प्रकार के डायग्राम पढ़ेंगे। एक तो रजिस्टिव सर्किट पढ़ेंगे, प्रतिरोधी त्रिभुज पढ़ेंगे, चालकता त्रिभुज पढ़ेंगे, और एक अपने पढ़ेंगे पावर ट्रायंगल। इन तीनों से अपने बात करेंगे पावर फैक्टर के बारे में कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो अब अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अपना प्रतिरोध त्रिभुज। प्रतिरोध त्रिभुज का मतलब ये होगा कि अब यहाँ अपने वो राशियाँ लेंगे जो काम क्या करेगी, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का काम करती है। तो यहाँ हमने बात करेंगे रजिस्टिव ट्रायंगल। प्रतिरोध त्रिभुज के बारे में बात करेंगे यहाँ। तो देखो प्रतिरोध त्रिभुज को इस तरीके से बना सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ ये क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ इंडक्टर रिएक्टेंस रहेगा आपका, यहाँ क्या रहेगा, इम्पिडेंस रहेगा। तो आपके पास 3 ऐसी राशियां हैं जो काम क्या करती है, धारा के मार्ग में क्या करती है, अवरोध उत्पन्न करने का काम करती है। एक अगर आप लोग देखें तो ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा, दूसरा रिएक्टेंस रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, इम्पिडेंस रहेगा। तो पहला आप लोग देखें रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की अगर हमने बात करें तो R बराबर क्या रहेगा, रो L अपॉन में A रहेगा, इसका फार्मूला रहेगा। तो आप लोग यहाँ से बता सकते हो कि रेजिस्टेंस का मान किन किन बातों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और इन तीनों की जो यूनिट है, इन सब की जो यूनिट्स रहेगी वो सबकी सेम रहेगी, वो क्या रहेगी, ओम रहेगी। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। केवल प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न अवरोध होगा उसको प्रतिरोध बोलेंगे। अगर ये X है, रिएक्टेंस है, ठीक है, रिएक्टेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रतिघात। प्रतिघात क्या होगा, प्रतिघात होगा L या C, यानी कि या तो इंडक्टर होगा या क्या होगा, कैपेसिटर होगा। इन दोनों में से किसी के द्वारा जो उत्पन्न अवरोध होगा, या केवल ये दोनों लगे हैं तब जो उत्पन्न अवरोध होगा उसको बोलेंगे रिएक्टेंस। तो L या C द्वारा, यानी कि इंडक्टर या कैपेसिटर द्वारा उत्पन्न अवरोध जो होगा वो क्या कहलाता है, उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, ठीक है, वो कहलाएगा आपका रिएक्टेंस। अब ये 2 प्रकार का होगा, क्योंकि एक तो कुंडली द्वारा है और एक संधारित्र द्वारा। तो पहला अगर अपने बात करें इसके अंदर, अगर ये इंडक्टर द्वारा उत्पन्न होगा तो इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि इसको बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। अगर इसका फार्मूला अगर आप लोग यहाँ से देखें और प्रेरकीय प्रतिघात का डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, इंडक्टर द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। और इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्सएल द्वारा करेंगे, और एक्सएल जो होगा वो 2πfl होगा। अब आप लोग देखो, जो अभी मैंने आपको बताया था कि कोणीय वेग, कोणीय वेग जो मैंने बताया था कि 2πf जो होगा इसको ओमेगा से लिख सकते हो, यानी कि इसको कोणीय वेग बोलेंगे। तो यानी कि यहाँ इतनी इतनी जगह की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, एक्सएल बराबर क्या लिख सकते हो, ओमेगा एल भी लिख सकते हो। दूसरी बात ध्यान रखना कि ये जो एक्सएल जो होगा, एक्सएल जो होगा अगर प्योर डीसी अगर हमने बात करें, ठीक है, प्योर डीसी के लिए जो एफ का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब प्योर डीसी के लिए एक्सएल का मान कितना रहेगा, 0 ओम रहेगा। इसका मतलब जो इंडक्टर जो होगा, कुंडली जो होगी वो डीसी के मार्ग में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करती। इस समय वहाँ ये शॉर्ट सर्किट के क्या करेगी, शॉर्ट सर्किट की तरह क्या करती है, काम करती है। दूसरी बात ध्यान रखना कि एक्सएल जो होगा वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, और फ्रिक्वेंसी के क्या होगा, सीधे समानुपात में होगा। अगर आप लोग इसका डायग्राम बनाते हो, फेजर बनाते हो, ग्राफ बनाते हो फ्रिक्वेंसी और एक्सएल का, तो आपका जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। जिस तरीके से वोल्टेज और करंट के बीच में बढ़ता है उसी तरीके से आप लोग यहाँ बनाओगे।
तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि फ्रिक्वेंसी और एक्सेल इन दोनों का ये जो ग्राफ होगा, स्लोप जो होगा, ये कांस्टेंट राशि होगी यहाँ पर। तो ये फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी एक्सेल का मान भी उसी अनुपात में क्या होगा, यहाँ से बढ़ेगा। तो यहाँ से आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला जो अपना पॉइंट रहेगा इसके अंदर, ये तो था कि इंडक्टर द्वारा उत्पन्न अवरोध। अब हमने बात करेंगे कि जो कैपेसिटर अगर अवरोध उत्पन्न करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारितीय प्रतिघात बोलेंगे, यानी कि संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। इसका जो फार्मूला रहेगा एक्सएल बराबर रहेगा 1/2πfc। अगर आपको मैंने बताया था कि 2πf है उसकी जगह ओमेगा लिख सकते हो, तो यहाँ भी ओमेगा लिखेंगे इतनी इतनी जगह। तो एक्स सी बराबर क्या आएगा, 1/ओमेगा आएगा यहाँ से, ठीक है। ओमेगा जो रहेगा ये यहाँ कोणीय वेग रहेगा, जो मैंने उस दिन आपको बताया था पिछली क्लास में। अब आप लोग देखो यहाँ एक्स सी जो होगा ये फ्रिक्वेंसी के क्या चल रहा है, व्युत्क्रमानुपाती चल रहा है, यानी कि फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो एक्स सी का मान क्या होगा, घटेगा, यही होगा। और आपको पता है कि प्योर डीसी जो होगी, प्योर डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ 0 तो 1/0 होगा, 1/0 का मान क्या आएगा, अनंत आएगा। तो एक्स सी का मान क्या आएगा, अनंत आएगा। इसका मतलब ये होगा कि संधारित्र जो होगा वो डीसी सप्लाई पर अवरोध उत्पन्न करेगा, वो करेगा अनंत। इसका मतलब अनंत करेगा तो धारा जाने नहीं देगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यानी कि कैपेसिटर किसकी तरह काम करेगा, डीसी सप्लाई पर ओपन सर्किट की तरह करेगा। और इंडक्टर जो होगा डीसी सप्लाई पर किसकी तरह काम करेगा, ये आप लोग अलग से लिख लेना, शॉर्ट सर्किट की तरह क्या करेगा, काम करेगा। अब आप लोग यहाँ देखें, अगर मैं फ्रिक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो एक्सी का मान घटेगा। तो फ्रिक्वेंसी जब कम थी तो इसका मान ज़्यादा था, फ्रिक्वेंसी और बढ़ाया तो इसका मान और कम और बढ़ाया, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा लास्ट के अंदर वो इस तरीके से बनेगा। तो अगर ऐसा ग्राफ देके पूछ ले कि ये फ्रिक्वेंसी और प्रतिघात के बीच में तो किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हो किसके लिए किया गया है, ये कैपेसिटर के लिए किया गया है। तो यहाँ से देखो इतनी बातें आपको पता चली है कि रेजिस्टेंस आप लोग पढ़ चुके हो, रिएक्टेंस क्या होगा, कुंडली या संधारित्र द्वारा उत्पन्न अवरोध रिएक्टेंस कहलाता है। फिर आपको याद रखना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इसका फार्मूला ध्यान रखना कि इंडक्टर द्वारा उत्पन्न धारा के मार्ग में अवरोध क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। एक्सएल बराबर 2πfl रहेगा, ओमेगा बराबर एक्सएल बराबर ओमेगा एल लिखेंगे। फ्रिक्वेंसी अगर 0 होगी तो ये एक्सएल का मान कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, इन दोनों के बीच में ये बनेगा। इसी तरीके से इसके बारे में आप लोग बता सकते हो। अब बात करेंगे अपने इस Z के बारे में, यानी कि इम्पीडेंस के बारे में। इम्पीडेंस का मतलब होगा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मतलब ये होता है कि पूरे सर्किट का जो टोटल अवरोध होगा, यानी कि ऐसी सर्किट का कुल अवरोध अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो वो होगा आपका प्रतिबाधा। और ये एक आपका समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होगी। तो ऐसे ही परिपथ का कुल अवरोध, अगर ऐसा पूछा जाए ऐसे ही परिपथ का कुल अवरोध, तो आप लोग याद रखेंगे क्या रहेगा, इम्पीडेंस रहेगा, और इसको लिखेंगे Z से। अब देखो ये पूरा समकोण त्रिभुज है, ये इसका कर्ण है, ये धार है, ये विलंब है। तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे अपने, तो कर्ण स्क्वायर बराबर धार स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, लंब का स्क्वायर रहेगा। अगर यहाँ इंडक्टर है तो एक्सएल कर देंगे, कैपेसिटर तो एक्स ही कर देंगे। अगर दोनों है तो एक्सएल माइनस एक्स ही पूरा होल स्क्वायर कर देंगे। ये अपने आगे आरएलसी सर्किट में भी पढ़ेंगे। तो Z बराबर जो आएगा आपके पास, इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसका मतलब कभी भी आपको Z की वैल्यू अगर निकालनी हो तो आपको R और X का मान पता होना जरूरी है। तो यहाँ से R और X का मान पता होना जरूरी है। जैसे आपको एक सर्किट दे दिया, इसका मान दे दिया आपको 3 ओम और इसका मान दे दिया आपको 4 ओम, और आपको ये पूछ ले कि पूरे सर्किट का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो पूरे सर्किट का प्रतिरोध देखो, ये जो सिंबल है ये रेजिस्टेंस का है, और ये सिंबल है वो इंडक्टेंस का है। तो ये 4 ओम दिखा रहा है, ये 3 ओम दिखा रहा है। तो Z बराबर अगर आप लोग निकालेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16, और दोनों का रूट आएगा तो कितना आएगा, 25, और 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 ओम। तो इन सवालों को आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से हल करेंगे। अब मैं कुछ यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो इन दोनों के बेस के ऊपर होगा, फिर अपने इन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, इन पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सके। तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चनों का देखो आंसर क्या होगा। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक संधारित्र 50 हर्ट्ज पर 10 ओम अवरोध उत्पन्न करता है, दुगनी आवृत्ति पर प्रतिरोध क्या होगा।
तो एक्स सी जो होगा संधारित्र जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसको एक्स सी से लिखेंगे। तो एक्स सी बराबर क्या रहेगा 1/2 पाई एफ सी रहेगा। यहाँ आपको सी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब केवल आप लोग काम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी वाला जो होगा उसी को उठाएंगे। तो इसका मतलब जो होगा अगर फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्स सी का मान घटेगा। फ्रिक्वेंसी पहले 50 थी, अब आपने दुगनी कर दी, मतलब कितनी कर दी 100 कर दी। अगर मैं फ्रिक्वेंसी को दुगनी कर रहा हूँ तो एक्स सी का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका मतलब पहले ही अगर 10 ओम था तो अब कितना ओम हो जाएगा आपका 5 ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा 5 ओम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 10 हेनरी की जो चौक है वो 50 रटस पर कितना अवरोध उत्पन्न करेगी। हेनरी की चौक के द्वारा उत्पन्न अवरोध होगा वो एक्सल से होगा। एक्सल बराबर क्या रहेगा 2 पाई एफएल रहेगा। 2 पाई को 2 पाई रखेंगे। फ्रिक्वेंसी का मान आप लोग यहाँ देखिए कितना दे रखा है 50 दे रखा है, और इंडक्टेंस जो दे रखा है वो 10 हेनरी दे रखा है, यानी कि सेल का मान आपको दे रखा है 10 हेनरी, तो इसको सीधा 10 रखेंगे। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों की कैलकुलेशन आप लोग यहाँ कर सकते हो। 2 को अगर मैं 50 से गुना करूंगा तो 100 को अगर 10 से गुना करूँ तो आएगा 1000। एक तो आपके पास ऑप्शन बचेगा 1000 पाई। दूसरा अगर मैं पाई की वैल्यू रखता हूँ 3.14 तो ये 2 जीरो आगे चली जाएगी तो आपके पास आएगा 31400 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 2 तरीके से मिल सकता है। पहला जो आपको मिल सकता है वो 1000 पाई, और दूसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 31400 ओम। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। अगला देखो, आर श्रेणी परिपथ के अंदर आर का मान है वो 20 ओम है, एक्सएल का मान 15 ओम है, तो कुल अवरोध यानी कि आपको जेड का मान पूछा है। तो आप लोग यहां से देखें आर एल, यानी कि एक आपके पास क्या है आर है और एक अपने पास एल है, और दोनों कैसे जुड़े हैं, श्रेणी के अंदर है। तो आर का जो मान है वो 20 ओम है और एक्सएल का मान कितना है 15 ओम है। अब आप लोग देखिए आपको जो पूछा गया है वो जेड का मान पूछा गया है, यानी कि जेड की वैल्यू पूछी गई, टोटल अवरोध पूछा गया। तो आप लोग यहाँ से काम क्या करेंगे, जो सीरीज के अंदर जेड का जो फार्मूला होगा उसका यूज करेंगे। जेड बराबर क्या रहेगा रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आर का जो स्क्वायर होगा 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। इन दोनों का जब ऐड करेंगे तो 400 200 600 625 आएगा। 625 किसका रूट होगा 25 का। तो इसका मतलब आपका यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 25 ओम। उसके बाद देखो आपको दे रखा है कि 2 मिली हेनरी की चौक 200 वोल्ट डीसी पर कितना अवरोध उत्पन्न करेगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सएल बराबर क्या रहेगा 2 पाई एफएल रहेगा। इस एल की जगह आप लोग जो मान रखेंगे वो 2 मिली हेनरी रखेंगे। फ्रिक्वेंसी डीसी सप्लाई दे रखा है तो कितना रखेंगे 0। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा इस फ्रिक्वेंसी की जगह तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो आपका आंसर कितना आएगा 0 ओम। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो कितना आएगा 0 ओम आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 10 माइक्रोफेरेड है, 400 वोल्ट है, संधारित्र 200 वोल्ट एसी के स्थान पर 200 वोल्ट डीसी पर प्रयुक्त करें तो कितना अवरोध उत्पन्न करेगा। तो इसी क्वेश्चन के अंदर भी देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। तो एक्स सी जो होगा वो 1/1 में क्या रहेगा 2 पाई एफ सी रहेगा। अब आपको देखो यहाँ जो बात करनी है, देखो 200 वोल्ट पहले एसी दे रहे थे, अब आपने इसमें 200 वोल्ट क्या दिया डीसी दिया, तो डीसी की फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी 0 रहेगी। तो 2 पाई इंटू 0 इंटू संधारित्र की धारिता यहाँ दे रखी है 10 माइक्रोफेरेड। तो अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नीचे वाली सारी वैल्यू क्या होगी 0, तो 1/0 का जो वैल्यू आएगा मान जो आएगा वो आएगा अनंत। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि इसका मान 0 आएगा, इसका मान क्या आएगा अनंत आएगा। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी ये रेजिस्टेंस के ऊपर थी, इम्पीडेंस के ऊपर थी, रिएक्टेंस के ऊपर थी। अब अपने जो बात करेंगे वो करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। अब अपने बात करेंगे कंडक्टेंस ट्राइंगल के ऊपर, यानी कि चालकता त्रिभुज होगा उसके ऊपर देखेंगे। जिस तरीके से आपने रेजिस्टेंस का बनाया था उसी तरीके से कंडक्टेंस का बनेगा। इसको आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और याद रखने के लिए इसको मैं सीधा ही बना रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम के अंदर याद भी रहे। देखो इस तरीके से इसको बना सकते हो आप लोग। अभी जो मैंने आपको ट्राइंगल बताया था जिसके अंदर हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ अपने पास रिएक्टेंस था, यहाँ क्या था इम्पीडेंस था। ठीक है, यहाँ ये एंगल होगा। अब आप लोग देखें कि रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रमानुपाती होगा, रेजिस्टेंस का जो विपरीत होगा उसको बोलेंगे अपने कंडक्टेंस, जो आएगा यहाँ पे एक्स की अगर हमने बात करें ये रहेगा रिएक्टेंस रहेगा। रिएक्टेंस का जो विपरीत होगा उसको बोलेंगे ससेप्टेंस,
और इम्पीडेंस होगा इसका जो व्युत्क्रमानुपाती होगा उसको बोलेंगे एडमिटेंस, इसको लिखेंगे y से। तो अब आप लोग यहाँ से देखें, जिस तरीके से आपने उसके अंदर बातें पढ़ी थी इसी तरीके से यहाँ आएगा कि सबसे पहले अपने बात करते हैं कंडक्टेंस की। और ये इन जितनी भी ये जो यूनिट है इन सब की जो यूनिट रहेगी, जितनी भी आपके पास यहाँ ये वैल्यू है, ये राशि है, इनकी सब की यूनिट रहेगी महो रहेगी, साइमंस रहेगी, ठीक है, साइमंस रहेगी। इसके अलावा इसको ओम इनवर्स भी आप लोग लिख सकते हो, प्रति ओम भी लिख सकते हो। ये जितनी भी यूनिट है जो मैंने आपको कंडक्टेंस के अंदर बताई थी वो सारी यूनिट आप लोग यहाँ यूज कर सकते हो। अब आप लोग देखेंगे जो कंडक्टेंस होगा इसको दो तरीके से बोल सकते हो। एक तो वो है गुण जिसके कारण सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, या दूसरा आप लोग क्या बोल सकते हो, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती, ये रहेगा। फिर अपने बात करेंगे इसकी ससेप्टेंस की। तो एल या सी यानी कि इंडक्टर या संधारित्र द्वारा धारा प्रवाह करने का जो गुण, यानी कि करंट फ्लो करने का जो गुण जो होगा इंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर, वो जो गुण क्या कहलाएगा यहाँ पर, वो आपका कहलाएगा ससेप्टेंस कहलाएगा। यानी कि एल या सी द्वारा आई प्रवाह करने का जो गुण जो होगा, ठीक है, आई प्रवाह करने का जो गुण जो होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, ससेप्टेंस बोलेंगे। अब जिस तरीके से आपने ये जो रिएक्टेंस आपने दो तरीके से पढ़ा, एक्स एल और एक्स सी, उसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी दो तरीके का होगा। कौन कौन सा होगा, एक तो अपने पास रहेगा इंडक्टिव ससेप्टेंस और दूसरा कौन सा रहेगा, कैपेसिटिव ससेप्टेंस रहेगा। तो इसका मतलब संधारित्र द्वारा धारा प्रवाह करने का जो गुण होगा उसको बोलेंगे अपने प्रतिघात, ठीक है, परिणीय अधिकल्पित प्रवेश्यता, इसका हिंदी में मतलब होता है अधिकल्पित प्रवेश्यता। अब यहां से देखें जो एक्स बी एल जो होगा वो एक अपॉन में क्या करेंगे, एक्सएल करेंगे, यही होगा। मतलब ये जो बी जो होगा एक्सएल का व्युत्क्रमानुपाती होगा तो बीएल लेंगे तो यहाँ एक्सएल लेंगे। फिर देखो इस एक्सएल का जो मान जो था वो था ओमेगा एल, और ओमेगा एल की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हो। इसका मतलब जो बी एल होगा वो समानुपाती होगा, या बी एल जो होगा 1/2 पाई एफ एल होगा। और बी एल अगर आपसे पूछा जाए कि ससेप्टेंस होगा वो फ्रिक्वेंसी के क्या होगा, तो ये यहाँ से आपको याद रखना व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैपेसिटिव ससेप्टेंस की अगर हमने बात करें तो इसको लिखेंगे बी सी। बी सी बराबर क्या रहेगा, 1/XC रहेगा। XC की अगर वैल्यू आप लोग लिखे तो इसकी जो वैल्यू थी 1/ωc, और ωc कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ωc यहाँ आएगा। और इसको आगे हल करेंगे तो 2 पाई FC। इसका मतलब जो BC रहेगा इसका मान ये आएगा। अगर आपको बोले कि एक संधारित्र की धारिता इतनी और उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी पर चालकता क्या होगी, तो आप लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर कंडक्टेंस का मान पूछ रहे हैं कि इसके अंदर त्रिभुज क्या है, उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। अगर आपको BC और F के बीच में अगर आपको रिलेशन दिखाना है तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन रहेगा वो क्या रहेगा, समानुपाती का रहेगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होगा, और आपका यहाँ से देखो ये ससेप्टेंस क्या होगा, इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होगा, कैपेसिटिव ससेप्टेंस होगा वो क्या होगा। उसके बाद अपने पास जो तीसरा बचेगा एडमिटेंस होगा, उसको देखेंगे। एडमिटेंस देखें, एडमिटेंस को मैंने आपको बताया था इसको प्रवेश्यता कहा जाता है। और एडमिटेंस का अगर मान देखें y बराबर होगा वो 1/z होगा। अब z की वैल्यू आप लोग अलग अलग तरीके से निकालेंगे। RL सर्किट है तो r का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर होगा। अगर आपके पास कैपेसिटर होगा तो x r स्क्वायर प्लस XC होगा। अगर दोनों है तो r स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होगा। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ से y बराबर 1 में ये निकाल सकते हो। उसके बाद देखें आप लोग ये जो एडमिटेंस होगा ये अपने पास कौन सा होगा, ये b होगा। तो इनको और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके बारे में देखेंगे। और इन सब की जो यूनिटें रहेगी वो क्या रहेगी, महो, साइमन, प्रति ओम, इस तरीके से रहेगी। अब मैं यहाँ दो ट्राइंगल बना रहा हूँ, दोनों को ध्यान से समझेंगे। इस तरीके से ये अपने पास r रहेगा, यहाँ x रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, z रहेगा, ठीक है। अगर आपको इस b का मान निकालना है तो अपने को पता है कि ये क्या लंब है और ये क्या कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण जो होगा, ये लंब हो गया, ये कर्ण होगा। लंब बटा कर्ण क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। और साइन फाई है तो फाई आ जाएगा यहाँ पर। तो b बराबर आपके पास क्या रहेगा, y साइन फाई रहेगा, ये होगा। अगर इस साइन फाई का मान इस ट्रायंगल से मैं अगर निकालूं तो x बटा z क्या रहेगा, साइन फाई रहेगा, क्योंकि ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। लंब बटा कर्ण क्या रहेगा, साइन फाई रहेगा। इसका मतलब इस साइन फाई की जगह मैं x बटा z लिखूं
और इस y को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/z। अभी मैंने आपको बताया था y होगा 1/z होगा, तो इसका 1/z लिख दिया मैंने। और साइन फाई को मैंने क्या लिखूंगा x अपॉन में क्या लिखूंगा z। तो यहाँ से जो b बनेगा आपका वो x अपॉन में क्या बनेगा z का स्क्वायर बनेगा। ये एक बार SSC JEE के अंदर पूछा गया था, शायद 13 या 14 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से आप लोग ये भी आप लोग यहाँ से क्या करेंगे याद रखेंगे, ताकि आपके माइंड के अंदर ये बात रहे। इसी तरीके से देखें आप लोग, अगर मैं इसको लेता हूँ, ये तो अपने पास कलम बटा कर्ण था, अब की बार मैं आधार बटा कर्ण लेता हूँ। आधार ये रहेगा अपना जी रहेगा, चालकता ही रहेगा, और वाई क्या रहेगा कर्ण रहेगा यहाँ पर। तो बी जी बटा में जो वाई जो होगा वो क्या रहेगा अपने पास कोस थीटा रहेगा या कोस फाई रहेगा इस समय इस डायग्राम से। तो जी बराबर आपके पास क्या आएगा वाई कोस फाई आएगा। अब y को तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/z लिख सकता हूँ, और कोस फाई अगर मैं इस ट्राइंगल से निकालूं तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो r बटा क्या बनेगा z बनेगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा r बटा में z। तो g बराबर जो आपके पास मिलेगा r बटा में z का स्क्वायर। तो कंडक्टेंस आप लोग क्या कर सकते हो इस फार्मूले से भी आप लोग निकाल सकते हो, जो ससेप्टेंस होगा आप लोग इस फार्मूले से भी क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो ये भी आप लोग यहाँ से क्या करेंगे याद रखेंगे। अब जो इसके अंदर जो लास्ट पार्ट रहेगा अपना, जिसके अंदर ट्राइंगल के अंदर अपने बात करेंगे पावर ट्राइंगल जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। पावर ट्राइंगल के अंदर देखेंगे कि 3 प्रकार की पावर पढ़ेंगे अपने, यानी कि शक्ति त्रिभुज होगा। देखो जिस तरीके से आपने 3 भुजाओं पर 3 प्रतिरोध दिखाए थे, 3 कंडक्टेंस दिखाए थे, उसी तरीके से 3 भुजाओं पर 3 पावर अपने दिखाए। तो आप लोग इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे भी बना सकते हो आप लोग। देखो एक तो यहाँ जो आपने दिखाया था ये रेजिस्टेंस दिखाया था, यहाँ इंडक्टर या कैपेसिटर दिखाया था, यहाँ क्या दिखाया था टोटल इंपीडेंस दिखाया था आपने। अगर आप लोग यहाँ से देखें, और एक चीज ये भी ध्यान रखना, ऐसी सर्किट का कुल जो चालकता जो होगी उसको एडमिटेंस बोलेंगे, y से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप लोग यहाँ से देखें, प्रतिरोध द्वारा जो पावर होगी उसको बोलेंगे ट्रू पावर, और इसको ध्यान रखना डिप्लोमा या बीटेक की बुकों के अंदर P से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ट्रू पावर होगी, यहाँ अपने बात करेंगे इंडक्टर या कैपेसिटर के द्वारा उत्पन्न जो पावर होगी या जो उनके द्वारा खपत पावर होगी वो कौन सी होगी रिएक्टिव पावर होगी। इसको अपने लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। ये P हो गया अपने पास, इसको Q से लिखेंगे। इसी तरीके से ये Z होगी, ये टोटल पावर होगी इस सर्किट की, और इसको हमने लिखेंगे अपरेंट पावर, तो इसको PA से लिखेंगे हमने, या इसको लिखेंगे हमने S से, ठीक है। तो ये आपके पास 3 पावर है। तो ये 3 पावर आप लोग देखें, आपके पास ट्रू पावर होगी, रिएक्टिव पावर होगी और अपरेंट पावर होगी, ठीक है। अब इनके देखो सबसे पहले हमने बात करेंगे ट्रू पावर के बारे में। ट्रू पावर किसको बोलेंगे, देखो ट्रू पावर बोल दो, इसको एक्टिव पावर बोल दो, या इसको एवरेज पावर बोल दो, ठीक है। ये सारे के सारे एक ही नाम है, और इसको जो सिंबल जो रहेगा इसको रिप्रेजेंट करने का या तो PT से लिखोगे या इसको लिखेंगे P से। अब इस डायग्राम को आप लोग देखें, देखो अपरेंट पावर जो होगी इसको V × I से लिखा जाता है, अपरेंट पावर जो होगी उसको VI से लिखेंगे। इसका मतलब यहां से देखें, ये जो अपनी रहेगी ये रहेगी ट्रू पावर, और ये रहेगी अपनी रिएक्टिव पावर, ये रहेगी अपरेंट पावर। अपरेंट पावर जो होगी वो V × क्या रहेगा I रहेगा। ट्रू पावर की अगर हमने बात करें तो ये इस ट्राइंगल की अगर हमने बात करें तो ये आधार होगा और ये क्या होगा कर्ण होगा। तो आधार बटा कर्ण जो होगा यानी कि PT बटा में PA जो होगा वो क्या रहेगा कोस थीटा रहेगा, यहाँ से यही होगा। अगर मैं PT का मान निकालना चाहता हूं तो PA क्या करूंगा कोस फाई करूंगा, और PA का जो मान जो होगा वो कितना आएगा VI कोस फाई रहेगा। तो ट्रू पावर का जो फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा VI इंटू क्या रहेगा कोस फाई रहेगा। अब इसको देखो, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, ये जो मैंने आपको लिखाया ये मैंने सिंगल फेज के लिए लिखा है। तो सिंगल फेज के लिए पावर पूछे आपको तो PT बराबर क्या रहेगा VI कोस फाई, और यहाँ ये जो वोल्टेज का जो मान रहेगा ये रहेगा RMS मान, यानी कि दोनों मान के RMS मान है, ठीक है, धारा के भी और वोल्टेज के भी। इसी आप लोग इसी पावर को कैसे लिख सकते हो, देखो आपको पता है कि VRMS जो होगा वो VM अपॉन में क्या रहेगा √2 रहेगा, और IRMS जो रहेगा वो क्या रहेगा IM अपॉन में क्या रहेगा √2 रहेगा। इसका मतलब है इसी समीकरण को अगर RMS मान नहीं दिया तो आप लोग यहाँ RMS मान ही समझेंगे, लेकिन समीकरण के अंदर VM लिख दिया तब इसकी समीकरण चेंज हो जाएगी, तब इसकी वैल्यू देखो कैसे आएगी। इस VRMS की जगह मैं लिखूंगा तो VM अपॉन में √2 लिखूंगा,
और इस आई की जगह ये RMS मान है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा Im अपॉन में क्या लिखूंगा √2 कोस क्या लिखूंगा फाइन। अब आप लोग यहाँ से देखें ये Vm है ये Vm है तो ये Im है तो Vm Im ऊपर आएगा, नीचे √2 है ये भी √2 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो आप लोग यहाँ से देखें Vm Im बटा में क्या बचेगा 2 बचेगा और कोस फाइन, और 1/2 का जो मान जो आएगा वो आएगा 0.5 यानी कि 0.5 Vm Im कोस फाइन। तो ट्रू पावर अगर आप लोगों से पूछी जाए सिंगल फेज के सर्किट के लिए तो आपको जो दो फार्मूले याद रखने हैं, दो क्या एक और बात अभी, तो Vi कोस फाइन रहेगा। ये RMS मान अगर यहाँ नहीं भी दिखाया इसका मतलब फिर भी RMS मान ही होगा, लेकिन अगर ये Vm Im बोन के अंदर दे रहा है तो V 0.5 Vm Im कोस क्या रहेगा फाइन रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू आई कैसे इस तरीके से आई है ये सारा का सारा, तो आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेना। अब एक चीज और देखें, देखो इसी समीकरण को उठाएंगे अपने। अब आपको पता है कि कोस फाइन होगा, कोस फाइन होगा वो क्या रहेगा R अपॉन में क्या रहेगा Z रहेगा। कोस फाइन का जो मान होगा वो क्या होगा R अपॉन में क्या रहेगा Z रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो V होगा V बराबर क्या रहेगा I इंटू क्या रहेगा R रहेगा, या I इंटू क्या रहेगा Z रहेगा। ठीक है, टोटल जो करंट होगी वो क्या रहेगी I इंटू क्या रहेगी Z रहेगी। तो इसी समीकरण को उठाएंगे अपने, PT बराबर V, इस V की जगह मैं क्या लिखूंगा I इंटू Z, R नहीं लिखेंगे ध्यान रखना। टोटल करंट होगी और ये टोटल वोल्टेज होगी, तो टोटल करंट टोटल वोल्टेज ये टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस होगा इस ट्राइंगल के ऊपर, इस भुजा के ऊपर, वो आएगा आपका Z। तो इस V की जगह मैं क्या लिखूंगा IZ, और इस I की जगह मैं क्या लिखूंगा I लिखूंगा, और कोस फाइन की जगह क्या लिखूंगा R अपॉन में Z। तो इस Z से ये Z कैंसिल होगा तो PT बराबर क्या मिलेगा I स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा Z मिलेगा। तो ये आप लोग I स्क्वायर इंटू क्या आएगा, ये Z से Z कैंसिल होगा R आएगा तो I स्क्वायर इंटू R होगा। इसका मतलब अगर कोई भी सर्किट होगा जहां आपको वोल्टेज करंट दे दिया और कोस फाइन का मान दे दिया, फिर भी आप लोग अगर करंट का मान निकालना चाहते हो, पावर का मान निकालना चाहते हो, तो इस फार्मूले से भी करोगे वो जो वैल्यू आएगी वो, और इस फार्मूले से करोगे वैल्यू आएगी वो, और इस फार्मूले से करेंगे वो, तीनों वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। ये तो बात थी सिंगल फेज के अंदर। अब अपने बात करेंगे तीन फेज के अंदर। तीन फेज के अंदर ध्यान रखना 3 Vp Ip क्या रहेगा कोस फाइन रहेगा। ठीक है, अगर आपको फेज वोल्टेज देता है, फेज करंट देता है, तो आप लोग काम क्या करेंगे, सिंगल फेज की पावर ये क्या रहेगी 3 रहेगी। दूसरी बात ध्यान रखना कि यहाँ अपने बात करें इसके अंदर, अगर मैं इसकी वैल्यू और चेंज कर देता हूँ, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के रूप में लूंगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, वो बनेगा ये। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना जो ट्रू पावर होगी वो सिंगल फेज के लिए ये रहेगी और 3 फेज के लिए ये रहेगी। इसके बाद देखिए इसकी यूनिट अगर आपसे पूछ ले, इसकी यूनिट रहेगी अपने पास वाट, किलोवाट और क्या रहेगी मेगावाट। और ये यूनिट प्रदर्शित कौन कौन सी करते हैं, जो खपत करने वाले उपकरण होते हैं, घरेलू उपकरण जो हो गए जितने भी आप लोग देखते हो। इसके अलावा डीसी जनरेटर की रेटिंग, डीसी मोटर की रेटिंग। ठीक है, इसके अलावा आपको वाट को एचपी के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जितनी भी जो मोटरें होती है, घरेलू उपकरण जो होते हैं, जिसको आप लोग वाट किलोवाट में क्या करते हो डिनोट करते हो। तो ये अपनी रहेगी ट्रू पावर, एक्टिव पावर, एवरेज पावर। रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा PT इंटू और P रहेगा। आधार बटा करण करेंगे तो कोस फाई बनेगा, एक फार्मूला ये बनेगा। सिंगल फेज के लिए VI कोस फाई रहेगा, इसके अलावा ये भी रहेगा, इसके अलावा ये भी रहेगा। यहाँ से ये 3 फार्मूले आपको याद रखने। फिर अपने बात करेंगे जो ट्रू पावर के बाद में अपनी जो अगली पावर रहेगी वो रहेगी रिएक्टिव पावर, प्रतिघाती पावर। और किसी भी सर्किट के अंदर जो पावर का जो खपत करने का काम करता है वो करेगा रेजिस्टेंस। ये भी आप लोग याद रखें। अगर आपको देखिए पावर लॉस कौन करेगा, R करेगा, L करेगा, C करेगा, तो आपका जो आंसर होगा वो R करेगा। L और C शुद्ध इंडक्टर और शुद्ध कैपेसिटर पावर का लॉस नहीं करेंगे, ये अपने आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो अपना पॉइंट रहेगा जिसके अंदर हमने बात करेंगे रिएक्टिव पावर के बारे में। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए इस क्लास को। अब हमने बात करेंगे रिएक्टिव पावर की।
ठीक है, रिएक्टिव पावर बोल देना, इसको पैसिव पावर भी बोल देना, कुछ भी बोल देना। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, और पहली बात देखो, जो ट्रू पावर थी वो रेजिस्टेंस खपत कर रहा था। अगर आपको ये पावर पूछे किसके द्वारा खपत की जाती है, तो ये ध्यान रखना, या ये पावर कौन रिप्रेजेंट करते हैं, शुद्ध एल या शुद्ध सी। दूसरी बात, इसका जो सिंबल जो रहेगा वो रहेगा अपने पास पी आर, या क्या याद रखेंगे, क्यू याद रखेंगे। अब ये लंब है और ये क्या कर्ण है, तो लंब बटा जो कर्ण रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा अपने पास साइन फाई। अगर आप लोग देखें पी आर, तो पी आर निकालेंगे तो पी एस क्या आएगा, साइन फाई आएगा यहाँ से। तो पी आर बराबर इसको लिखेंगे वी आई, क्या लिखेंगे, साइन फाई लिखेंगे हमने। तो वी आई क्या लिखेंगे, साइन फाई लिखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर मैं ये आरएमएस मान है अपने पास, इसके अलावा इसको अगर आप लोग वी एम आई एम के रूप में लिखेंगे तो वही वापस आएगा 0.5 आएगा। इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.5 वी एम आई एम क्या आएगा, साइन फाई आएगा। लेकिन अगर इसको जिस तरीके से उसको आई स्क्वायर आर में रिप्रेजेंट किया था, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अपने पास आर था, ये एक्स था, ये क्या था, जड़ था, ठीक है। तो पी आर रहेगा, इस वी का मान क्या लिखेंगे, आई इंटू जड़ लिखेंगे, और इस आई का मान क्या रहेगा, आई रहेगा। अब देखो ये जो साइन है, इस साइन का मान चेंज करना, तो साइन यहाँ ये लंब रहेगा, ये कर्ण रहेगा, तो ये अपना आएगा लंब बटा क्या आएगा, कर्ण। तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, सॉरी जड़ से जड़ कैंसिल होगा, तो आई इंटू आई करेंगे तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स। तो ये क्वेश्चन आपकी डीएमआरसी की जो भी परीक्षा हुई थी, इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी फार्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन भी था, उसका करने का मेथड ये था, आई स्क्वायर इंटू एक्स एल करना था वहां पर। इसके अलावा अगर हमारे पास 3 फेज की सप्लाई होती है, उस समय ये जो पावर अगर आपसे पूछा जाता, रिएक्टिव पावर 3 फेज के अंदर, तो 3 वीपी आईपी कोस साइन फाई रहेगा। इसके अलावा इसको अगर आप लोग और रिप्रेजेंट करना चाहते हो रूट के अंदर, लाइन करंट, लाइन वोल्टेज के रूप में, तो आपका जो मान आएगा वही आएगा, ठीक है। अब इस पावर की इकाई क्या होगी, यूनिट क्या होगी, इस पावर की जो यूनिट रहेगी वो रहेगी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव हिंदी में लिख सकते हो आप लोग। तो VAR बड़ा मात्रा लेंगे तो KVAR, और बड़ा लेंगे तो MVAR। एक बार क्या हुआ था डीएमआरसी की परीक्षा के अंदर, ये इंग्लिश में तो VAR लिखा था, हिंदी में लिखा गया वार, और क्वेश्चन था कि रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या रहेगी, तो यहाँ वार लिखा हुआ था, तो हिंदी में अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग इंग्लिश में देख सकते हो। तो ये रिएक्टिव पावर रहेगी, और इसको रिप्रेजेंट कौन कौन से करते हैं, तो अपने करेंगे L या C, इंडक्टर या कैपेसिटर। एक चीज और देखो, इस पावर का महत्व क्या है, इस पावर का महत्व ये है कि जो पावर फैक्टर जो चेंज होता है वो इसी पावर की वजह से चेंज होगा। यानी कि ये पावर काम क्या करती है, पावर फैक्टर क्यों क्या करती है, चेंज करने का काम करती है। दूसरी बात ध्यान रखना कि अगर ये पावर क्या है, शुद्ध कैपेसिटर की वजह से, ठीक है, शुद्ध कैपेसिटर की वजह से, तो पावर फैक्टर क्या करेगी, लीड करेगी, और शुद्ध इंडक्टर की वजह से तो पावर फैक्टर को क्या करेगी, लैग करने का काम करती है। तो यहाँ से ये बात भी याद रखेंगे कि पावर फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए कौन सी पावर इफेक्ट करती है, तो प्रतिक्रियात्मक पावर बोल सकते हो, प्रतिघाती बोल सकते हो, निष्क्रिय पावर भी बोल सकते हो, और ये पावर शुद्ध संधारित्र या शुद्ध इंडक्टर जो होंगे रिप्रेजेंट करेंगे। अगली जो अपनी पावर रहेगी वो रहेगी अपरेंट पावर, तो उसके बारे में देखें। रिएक्टिव पावर देखो, इस सॉरी अपरेंट पावर रहेगी अपनी, अपरेंट पावर देखो, अपरेंट पावर का मतलब क्या रहेगा, आभासी पावर रहेगी। और परिपथ की सबसे बड़ी पावर अगर आपसे पूछा जाए तो यही रहेगी, समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर ये पावर हमेशा क्या होगी, बड़ी रहेगी। और ये पावर कभी भी जीरो नहीं होगी, ये पावर तभी जीरो होगी जब या तो वोल्टेज का मान जीरो या करंट का मान जीरो है। लेकिन ये पावर और ये पावर हमेशा या किसी न किसी कंडीशन पर जीरो हो सकती है, भले ही आपका करंट का मान जीरो हो या वोल्टेज का मान जीरो हो या ना हो, ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर हो सकती है। तो इसका जो फार्मूला रहेगा अपने पास, इसको PA या S से रिप्रेजेंट करेंगे, और PA जो रहेगा वो क्या रहेगा, VI रहेगा। और ये पावर कौन कौन से युक्तियों प्रदर्शित करते हैं, या तो RL होगा, RC होगा, या RLC। यानी कि RL श्रेणी समांतर हो सकता है, RC श्रेणी समांतर हो सकता है, RLC श्रेणी समांतर हो सकता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखें,
इस पावर के अगर यूनिट पूछा जाए तो ये वोल्टेज है, ये एम्पियर है, तो वोल्ट एम्पियर आएगा, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, VA लिखेंगे। बड़ा मात्रा लोगे तो किलो वोल्ट एम्पियर लिख दो, और बड़ा लिखेंगे तो मेगा वोल्ट एम्पियर। और इस पावर को रिप्रेजेंट कौन कौन सा करते हैं उपकरण, एक ट्रांसफार्मर करेगा, एक अपने पास करेगा अल्टरनेटर। ठीक है, तो यहां से आपको ये बात क्या करनी है, याद रखनी है। अब कुछ 2-3 बातें मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो, और इसको अगर हमने 3 फेज के अंदर लिखना चाहें, या इसको उस तरीके से लिखना चाहिए तो 0.5 VMIM आएगा। अगर इसको 3 फेज के अंदर लिखना चाहें तो अपने पास जो फार्मूला बनेगा PA का वो क्या रहेगा, 3 VPIP। और अगर इसको अपने रूट के अंदर दिखाना चाहिए लाइन वोल्टेज लाइन करंट के रूप में, तो इसका फार्मूला ये बनेगा। ठीक है, अब देखो अपने पास जो ट्रू पावर जो थी वो थी VI cos फाई थी, रिएक्टिव पावर जो थी VI sin फाई थी, और अपरेंट पावर है वो VI है। अगर आपसे पूछे कि इनमें से सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आभासी पावर हो गया। दूसरी बात, ऐसी कौन सी पावर है जो पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, कलांतर पर डिपेंड नहीं करती, तो भी आपका आंसर कौन सा होगा, आभासी पावर होगा। ऐसी कौन सी पावर है जो कभी जीरो नहीं हो सकती, वो जीरो तभी होगी जब वोल्टेज का मान जीरो या करंट का मान जीरो, तो भी आपका आंसर कौन सा होगा, वो होगा रिएक्टिव पावर। अब आप लोग यहां से देखें, 2-3 कंडीशन बता रहा हूं। देखो, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होगा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, देखो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर जो कलांतर होगा वो क्या आएगा, 0 डिग्री। कलांतर का मान कितना होगा, 0 डिग्री। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर देखो PA जो होगा अपरेंट पावर रहेगी, वो तो वही वैसे ही रहेगी, तो यही रहेगी। PT जो होगा, देखो PT जो होगा वो आएगा VI cos 0, और cos 0 का जो मान होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे होगा, इसका मतलब शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट जो होगा उस समय PA और PT दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ आई बात आपको कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर कौन सी 2 पावर आपस में समान होगी, तो एक तो आएगा अपरेंट पावर आभासी पावर, एक आएगा सत्य पावर, यानी कि ट्रू पावर आपका आंसर होगा। दूसरी बात, अगर आप लोग यहां से देखें, साइन 0 रिएक्टिव पावर क्या रहेगी, रिएक्टिव पावर क्या रहेगी, PR बराबर क्या आएगा, VI sin फाई रहेगा। और साइन 0 का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब रिएक्टिव पावर कितना आएगा, 0 आएगा। ये अभी आपका जो DMRC की परीक्षा थी उसके अंदर भी पूछा गया था, और पिछले साल भी आया था DMRC के अंदर, कि अगर किसी परिपथ की रिएक्टिव पावर 0 है, 0 है, तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो रिएक्टिव पावर 0 होने का मतलब क्या है कि उसका कलांतर क्या है, 0 डिग्री, और कलांतर 0 डिग्री है तो cos 0 का मान कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर आएगा पावर फैक्टर 1 आएगा। दूसरा देखो, शुद्ध इंडक्टर या शुद्ध कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, तो उस समय आपको पता है कि धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर होगा वो 90 डिग्री होगा। इस समय जो करंट पावर होगी वो तो VI आएगी। ट्रू पावर अगर हमने बात करें तो VI cos फाई, और cos फाई का मान 90 है, और इसका मतलब ट्रू पावर कितनी आएगी अपने पास, ये आएगा 0 वाट, क्योंकि इसको वाट में लेंगे, ये 0 होगी। 0 को अगर मैं VI से गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको रिएक्टिव पावर को, तो PI sin 90, और sin 90 का जो मान होगा वो 1 होगा, तो यहाँ से PR बराबर कितना आएगा, VI आएगा। अब आप लोग देखें, अगर अपने पास शुद्ध इंडक्टर या शुद्ध कैपेसिटर होगा तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या पता चल रहा है कि जो PA और PR ये दोनों आपस में क्या बराबर है, मतलब इस समय जो रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर ये दोनों बराबर है, लेकिन एक पावर 0 है, वो कौन सी है, ट्रू पावर 0 है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा एंगल भी होगा जब इन दोनों पावर का मान बराबर होगा, तो फाई का मान अगर 45 है तो साइन 45 का मान भी 1/√2 होगा, और कोस 45 का मान भी 1/√2 होगा। तो इस समय ध्यान रखना PT बराबर क्या आएगा, VI कोस 45 का मान 1/√2 होगा, और रिएक्टिव पावर की अगर हमने देखें तो VI और साइन 45 का मान भी कितना होगा, 1/2। तो किस कलांतर पर ये दोनों पावर बराबर होगी, तो आपका आंसर आएगा 45। किस कलांतर पर ट्रू पावर और अपरेंट पावर बराबर होगी, तो आपका आंसर आएगा 0 डिग्री। किस कलांतर के ऊपर रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर बराबर होगी, तो आपका आंसर आएगा 90 डिग्री। तो ये आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर करने में सहायता कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये आप लोगों के लिए
क्लास का टाइम और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन व्यू आने पर ही डिपेंड करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।